ऑलराइट बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 10, जल्दी से आओ। इलस्ट्रेशन 10, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ परक्विजिट वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ परक्विजिट वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ परक्विजिट वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स। जो सैलरी कैसे लगा आपको? आज का तो खतरनाक, ऑब्वियसली एक आधा परक्विजिट तो ऐसा रहेगा यार। आज का छोड़ के बाकी सब चार्ट के हिसाब से, ये तो एटलीस्ट रियलाइज हो गया रहेगा। अगर तुम लोग थोड़ा आलसपना कम कर दो और थोड़ा सा सिंसियर बन जाओ और रिवीजन करो, तो देर इज नो अदर हेड लाइक सैलरी यार। बहुत ही ईजी हेड है ये, ठीक है। दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन, क्योंकि मैंने पूरा टैक्स पढ़ा है तो मेरे को पता है आगे क्या क्या है। चलो, तो क्या लिखा आपने? कंप्यूटेशन ऑफ perquisite chargeable to tax in the hands of Mr. X. Computation of perquisite chargeable to tax in the hands of Mr. X under section, ये कॉपी करो, 1727 and 1727A, illustration 10 है। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, क्या लिखा आपने? लिखा कि फॉर AY20, एक सेकंड ऐसा करो, ये इतना हेडिंग लिख दिया क्या यहां तक? 17 to 7A तक लिख दिया, पूरा अंडरलाइन करो इसको, पूरा अंडरलाइन करके लिखो कैपिटल A फॉर AY 25-26। दो असेसमेंट ईयर का करना है, पहले AY 25-26 का हम लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद 26-27 का। अंडरलाइन करो इसको। ऑलराइट, पर्टिकुलर्स एक सफिशिएंट रुपीज का कॉलम। कितनी मजा आ रही है, मतलब इतने, मतलब क्या बोलो यार। देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड एज सैडिस्टिक प्लेजर, मतलब कोई और का मजाक उड़ रहा है तो तुमको मजा आ रहा है यार। तू तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब एक्सपर्ट है उसमें। पर्टिकुलर रुपीज नंबर 1। चलो पहले एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग एक बार क्विकली, मैं आपको याद दिला रहा हूं, सुबह हमने बहुत खतरनाक सा जो किया था। सी, मैं आज सुबह आपको ऐसा बता रहा था कि जो एम्प्लॉयर है वो अगर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए, वो फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। 3 फंड्स थे, RPF, NPS ऑल्सो कॉल्ड एज अटल पेंशन योजना, जो 80CCD1 में बेनिफिट के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। एंड नंबर 3, सुपर एन्युएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। ये 3 फंड्स में अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, ध्यान दो, सुबह जिसका ध्यान नहीं था वो अभी और क्लियर हो जाएगा। मुन्ना, मुन्ना मॉडल वाला मुन्ना, ध्यान दे, ध्यान ही नहीं दे रहा है वो। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को ये 3 अमाउंट्स कंट्रीब्यूट किए फंड में, और अगर किसी भी साल में ये अमाउंट 7.5 लाख के ऊपर जाता है,
ठीक है, तो एनी अमाउंट विच इज एक्सीडिंग 7.5 लाख शैल बी टैक्सेबल, ठीक है। तो 7.5 लाख के ऊपर कुछ भी अमाउंट जाता है तो वो एक्सेस अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे अंडर सेक्शन 17 टू 7। सब ए, रुक जा, सब ए आगे है क्या, मतलब ए वाला पॉइंट आगे 17 टू 7 में एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल है, ठीक है। और जो एक्सेस अमाउंट का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 17 टू 7। समझ सकता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ना। 10 लाख का अमाउंट अगर कंट्रीब्यूट किया तो यहां पे इस सेक्शन में 2.5 लाख टैक्सेबल होगा, ठीक है। और ये 2.5 लाख का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 17 टू 7 है। इज इट क्लियर? टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन एक चीज और बता रहा हूं, व्हाट इफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड इन दीज फंड्स इज लेस देन 7.5 लाख, क्या होगा? अगर लेस देन 7.5 लाख है तो हमने जो पढ़ा था आरपीएफ के रेस्पेक्ट में, हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आरपीएफ में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पहले ऐड करो फिर लेस करो अप टू 12% ऑफ सैलरी, वो एग्जम्पशन मिलेगा। इज इट क्लियर? बट इफ द अमाउंट इज एक्सीडिंग 7.5 लाख एग्जम्पशन वगैरह नहीं मिलेगा। 7.5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है वो हम लोग क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। और इंटरेस्ट अमाउंट क्या करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट भी कंप्लीटली टैक्सेबल होगा। 7.5 लाख के ऊपर का वो इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो कौन से सेक्शन में टैक्सेबल होगा, 17 टू 7A में टैक्सेबल होगा। बेसिकली सेक्शंस चेंज हो जाएंगे, अप्रोच चेंज हो जाएगा। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे सैलरीज में, एक भी क्वेश्चन में द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर वाज नॉट एक्सीडिंग 7.5 लाख, दैट्स व्हाई वी वर रेफरिंग दैट ओल्ड टेबल। क्लियर है ये? ठीक है, ये एमयू नोट में एंड में आपको अलग से लिखा के दे दूंगा, ठीक बात है। अच्छा अब बच्चों यहां आ जाओ, यहां पे अभी असेसमेंट ईयर 25-26 का हम लोग कैलकुलेशन करें। अच्छा पहले ये बता सकते हो 17 टू 7A में जो आप इंटरेस्ट निकालते हो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है पीसी अपॉन 2 इंटू आर। ये एक सेकंड, ये करंट ईयर का है। करंट ईयर में जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पीसी बोलेंगे। बेसिकली अगर करंट ईयर में 10 लाख जमा किया तो 10 लाख मतलब 7.5 लाख के ऊपर वाला कितना हो गया, 2.5 लाख, दैट वुड बी योर पीसी डिवाइडेड बाय 2 इनटू आर। डिवाइडेड बाय 2 क्यों करना है, बिकॉज दैट अमाउंट कंट्रीब्यूटेड इन द करंट ईयर इज नॉट अवेलेबल फॉर द कंपाउंडिंग फॉर द एंटायर ईयर। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर हर महीने जमा कर रहा है, तो जो अमाउंट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया इस साल में जो 10 लाख है, जो 2.5 लाख, जो 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट है वो हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग एवरेज आउट कर रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है, इनटू आर। ओके, प्लस इसके पहले का जो है वो भी उसके ऊपर भी कंपाउंडिंग होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले का प्रीवियस ईयर जो है वहां तक का हम लोग कंपाउंडिंग जो है वो, अब वो जो अमाउंट है उसका अमाउंट इसके प्रीवियस ईयर का जो कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 7.5 लाख उसको पीसी1 बोलो, और उसके ऊपर का जो टैक्सेबल परक्विजिट उसको टीपी1 बोलो। ये पूरा अमाउंट दिस इज अवेलेबल फॉर कंपाउंडिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, देयरफॉर इसको हम लोग डिवाइड बाय 2 नहीं कर रहे और इस पे पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके इसका इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। बेसिकली ऐसा दिमाग में रखो, ये फर्स्ट बिट जो है दिस रेफर्स टू द करंट ईयर का कैलकुलेशन, और ये इसके पहले का अक्यूमुलेटेड जो अमाउंट है, ठीक है। अक्यूमुलेटेड अमाउंट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज 1/4/2020 से आगे ही अमेंडमेंट आया, तो उसका पूरा अमाउंट कलेक्टिवली पीसी1 प्लस टीपी1 रिप्रेजेंट करता है। समझ में? वो अमाउंट सिर्फ प्रीवियस ईयर का नहीं है, एक्चुअली प्रीवियस ईयर बोलेंगे चलेगा, बट प्रीवियस ईयर में भी हमने पहले के सब साल का कंपाउंड करके वो एग्रीगेट किया है। ओके, सो इसमें 1/4/20 से लेके अपने करंट ईयर के पहले तक का पूरा हिसाब हो चुका है। ओके, जुड़ के वो अमाउंट कंपाउंड हो के वो अमाउंट उसमें पूरा कैलकुलेशन आ चुका है। तो अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नाउ कैन यू आल्सो टेल मी हाउ डू यू कैलकुलेट आर? आर इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनकम डिवाइडेड बाय एफएवीजी। एफएवीजी इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 एंड आई इज इनकम कितना हुआ फंड में, तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माइनस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, दैट विल गिव यू आई। अब थोड़ा थोड़ा ये दिमाग में बैठ रहा है, एकदम से फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लगे अरे कुछ तो सर ने खतरनाक ही बताया, अभी भी खतरनाक ही है, ठीक है। बट उसका फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि भाई कौन सी चीज क्यों लिख रहे हैं, है ना, उसका जब सेंस बनेगा तब आपको समझेगा कि हाँ यार ये चीज जो है बहुत लॉजिकली बना है। करंट ईयर पहले के साल, और पीसी को डिवाइड बाय 2 क्यों करना है वो भी बताया, पीसी1 प्लस टीपी1 को डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं करना है वो भी बताया,
एंड माइंड यू ये कुछ भी कहीं पे भी आई डोंट थिंक यार कोई भी इसको डिस्कस भी करता है इतना लॉजिकली, कोई फॉर्मूला लिखा है मैक्सिमम केसेस में सीधा आपको ऐसे ही बता दिया जाएगा, ठीक है। सो हमने लॉजिकली इसको सीखा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। चलो अब आ जाओ, और यहां पे पहले हम लोग असेसमेंट 25-26 का कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि 25-26 यानी कि प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 24-25, उसके पहले अमाउंट 7.5 लाख के ऊपर था ही नहीं। आई कैन प्रूव दिस टू यू। पहले एक काम करते हैं, यहां पे पर्टिकुलर रुपीज लिखा, अब यहां पे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ। इसका पहले लिखो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना है 6 लाख इंटू 12 करना है। ये देख लो यहाँ का अपॉइंटमेंट उसका कब से रहा है 1923 फर्स्ट सितंबर 23। अपना प्रीवियस है 24-25, हम लोग उसका सॉल्व कर रहे हैं। 24-25 में पूरे साल का सैलरी मिलेगा, सही है। फर्स्ट सितंबर 23 मतलब प्रीवियस है 24-25 की भी पहले अपॉइंटमेंट हो चुका है, राइट। सो वी आर फर्स्ट गोइंग टू कैलकुलेट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है। अच्छा, तो ये फुल ईयर का बेसिक सैलरी कितना आ जाएगा 6 लाख इंटू 12 कितना 72 लाख, ठीक है। नंबर 2, बेसिक सैलरी के बाद में डीए लिख सकते हो। क्या खुशी मिल रही है भाई। डीए कितना है, डीए इज 8%, ठीक है। 72 लाख का 8% विच इज 5,76,000। नंबर 3, therefore total ठीक है। नंबर 4, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन ईच लिखेंगे। contribution to recognized provident fund each is equal to 10% into 77,76,000। ठीक है। अच्छा, अब ये चेक करो, अभी हमारा रूल क्या था 17-7 बताओ क्या है। 17-7 तीन फंड्स में एम्प्लॉयर का अमाउंट क्या 7.5 लाख के ऊपर जा रहा है, यस। तो 17-7 में एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल करो, और उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो है 17-7 ए में टैक्सेबल होगा। क्लियर क्लियर सब लोग। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा, सुनो। ये हमने जो कैलकुलेशन किया, हमें पूछा गया है असेसमेंट ईयर 25-26 और 26-27 का। अगर आपको असेसमेंट ईयर 24-25 का पूछते थे तो क्या करते थे। असेसमेंट ईयर 24-25 का पूछ लिया क्वेश्चन में तो क्या करोगे। असेसमेंट ईयर 24-25 में इस पर्सन का जो अमाउंट है कंट्रीब्यूशन है इट इज नॉट एक्सीडिंग 7.5 लाख, क्योंकि ये भाई साहब का अपॉइंटमेंट देख लो कब हुआ है, ये हुआ है 1 सितंबर 23 को। तो फुल ईयर का आपको सैलरी निकालना नहीं है, तो उस चक्कर में द अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 7.5 लाख, इसलिए उसने लॉजिकली आपको पूछा भी ये 2 साल का ही है, क्योंकि इसके पहले के साल का कैलकुलेशन नहीं है। समझ में आया क्या, फिर से रिपीट करो। आप लोग एक काम करो ना, 1 सितंबर 23 है, प्रीवियस ईयर 23-24 में कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज हिज बेसिक सैलरी। 6 लाख इंटू 12 नहीं करना, अभी सितंबर से चालू करो। कितने मंथ्स का, तो बोलो ना 7 मंथ्स का कितना आएगा 42 लाख, प्लस उस पे उसका 8% ऐड करो 45 लाख, उसका 10% इट इज वे लेस देन 7.5 लाख। 7.5 लाख से कम है क्या, तो उसको 17-7 एप्लीकेबल क्यों होगा यार, उसको रेगुलर वाला एप्लीकेबल होगा, बट अपने को तो 17-7 के हिसाब से पूछा इसने, उसमें 0 हो जाएगा वैल्यू। इज इट क्लियर, अरे बोलो।
अच्छा, कैन वी ऑल्सो से, इसका मतलब ये है कि जो असेसमेंट ईयर 25-26 है, इसके पहले का जो असेसमेंट ईयर है उसमें कुछ भी वैल्यूएशन नहीं निकला है, दैट्स व्हाई फॉर 25-26 PC1 एंड TP1 जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? PC1 TP1 इसके पहले के साल का होता है, जीरो हो जाएगा। क्लियर? चलो अब बच्चों, मैं आपको जैसे बता रहा हूं, डू नॉट डू एनीथिंग ड्रामेटिक ईयर, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब यहां पे नीचे जैसे बता रहा हूं वैसे लिखो, यहां लिखो परक्विजिट taxable under section 17 to 7 is equal to ये जो अमाउंट है कंट्रीब्यूशन का माइनस 7,50,000, 27,600। ठीक है, ऑलराइट। अब बच्चों यह लिखना परक्विजिट taxable under section 17 to 7A is equal to, फर्स्ट राइट दी फॉर्मूला एंड देन पर्टिकुलर रुपीज बना के ढंग से करते हैं सॉल्व। ठीक है, बोलो फॉर्मूला क्या है? PC/2 इंटू R प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू R। ठीक है, ये तो इधर ही करते हैं यार, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते जाओ। सबसे पहले R कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो R इज इक्वल टू I अपॉन FAVG, वेयर I इज इक्वल टू, पूरा कैलकुलेट करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखो आय का। आय इनकम कैसे निकालोगे? क्लोजिंग बैलेंस, एक सेकेंड, क्लोजिंग बैलेंस मतलब कौन सी डेट का लोगे? 31 मार्च, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, ये कौन से प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन है? 24-25, 31 मार्च 2025 लेस ओपनिंग बैलेंस 1/4/2024 लेस employers and employees contribution to recognized provident fund, therefore I is equal to, बताते जाओ, क्लोजिंग बैलेंस बोलो 27,43,048 लेस ओपनिंग बैलेंस 9,81,137 लेस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 777,600 इंटू 2। बोलो कितना रहा है? हाँ, 15,55,200। क्या आ रहा है? 20,711। इज दिस राइट? ओके, ये आया आपका आई। ठीक है, और यहां लिखो नेक्स्ट FAVG इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2। ये सॉल्व करो ना बच्चों, सॉल्व करो मतलब सीधा नंबर मत बोलो, आप बताओ, प्रेजेंट करो उसको।
व्हाट इज एफएबीजी? 18 लाख 62,000, हाँ 092.5। बच्चों एक सेकंड, एक चीज और बताओ, प्लीज लिसन। कभी भी अगर आपके आंसर्स डेसिमल में आ रहे हैं तो उसको राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, उसको 4 डेसिमल तक खींचना है इफ पॉसिबल। तो ये 0.5 एग्जैक्ट रुक गया यहाँ पे कि और आगे कुछ था? ओके तो अब इसका आंसर आपका जो भी डेसिमल में आएगा, मेरे को डेसिमल पूरा प्रॉपर बताओ, 4 डेसिमल तक। हाँ 11.1010, ठीक है 101 बेसिकली परसेंटेज, ठीक है। अब यहां पे कैलकुलेट करो, देयरफॉर perquisite under section 17 to 7a is equal to, फॉर्मूला बहुत था, pc अपॉन 2 इंटू आर था प्लस pc1 प्लस pp1 इंटू आर। प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, बोलो व्हाट इज pc? ठीक है लिख दो यहां पे 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.101 परसेंटेज प्लस दिस pc1 प्लस tp1 इज 0 इंटू आर विच बिकम 0। नीचे नोट लिख देंगे अलग से एक्सप्लेनेशन का। बताओ कितना आ रही है डायरेक्टली नंबर? वन 1531। आप इसको 2 लिख सकते हो, एंड वाले आंसर को 2 लिखो। हर जगह राउंडिंग ऑफ करोगे तो एरर बढ़ेगा, ठीक है। 1532 आ गया सबका। इन्होंने क्या किया ये रुको, राइट। अच्छा बच्चों एक चीज यहां पे आप लिखना चाहिए, यहां लिखो नोट एज इन प्रीवियस ईयर 23-24 the amount contributed by employer is not exceeding rupees 7,50,000 in the recognized provident fund, comma PC1 and TP1 shall be nil। कळलं का तुम्हाला? बोलो। चलो अब ये हो गया आपका हिसाब कौन से असेसमेंट ईयर का, ए वाई कौन सा 25-26, ठीक है। यहां लिखो फॉर कैपिटल बी ए वाई 26-27 पर्टिकुलर्स रुपीज। क्योंकि अमाउंट सेम है यू नीड नॉट कैलकुलेट दिस अगेन नाउ, ठीक है। यहां पे आप डायरेक्टली लिखो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज contribution to recognized provident fund। बोलो what is the amount? 7,77,600। हाँ सॉरी ईच लिखना जरूरी है। इसके नीचे लिखो therefore perquisite taxable under section 17 to 7 is equal to rupees
7,77,600 माइनस 7,50,000, 27,600। ठीक है, इसी को आप है ना पीसी भी बोल सकते हो। और यहां पे भी आप लिख सकते हो बच्चों, ये पीसी हमने 27,600 लिखा ना, जो मेन आंसर जहां लिखा था आपने यहां पे, दिस, यही पीसी है। ठीक है, बोलो। ऑलराइट, तो बच्चों ये अगर आपका 27,600 आ गया, अब नेक्स्ट लिखो, परक्विजिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 to 7A इज इक्वल टू फॉर्मूला पीसी बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। फर्स्ट कैलकुलेट आर, पूरा प्रोसीजर सेम रिपीट करना है। हाँ लिखना पड़ेगा, मॉडल में भी 2 बार लिखा है। बगैर लिखे आप कैसे इसको करोगे ना? क्या बोल रहे हो? आर इज इक्वल टू FFVG। फंड का एवरेज, क्योंकि दिस इज गिवन इन दी, वही है वो, उसका मीनिंग वैसा है, लिख रहे वैसा। चलो लिखो, जाने दो यार, छोड़ो। अब लिखो यहाँ पे आई कैसे निकाल रहे हैं। देखो आई इज इक्वल टू, कैन यू डू द कैलकुलेशन, राइट ऑन द फॉर्मूला, पूरा करो यार, मैं चुप ही लिख रहा हूं। लिखो लिखो, बोलना क्या है, लिखो। सही है। बच्चों PC1 और TP1 लास्ट ईयर के वैल्यूज हो जाएंगे।
करो, मेरे को भरोसा है तुम लोगों पे। $4069, राइट, परफेक्ट। नहीं, लास्ट का आंसर राउंड ऑफ मत करो। लास्ट का आंसर 4069। पॉइंट, वो पॉइंट में नहीं बोलना है वो। फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ। चलो डन। ओके बच्चों, इसमें मॉडल में एक और नोट लिखा है आफ्टर द एंड ऑफ द आंसर, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो नोट मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उसका रेलेवेंस बहुत कम है। ठीक है, और बता भी दूंगा तो यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का नहीं हो, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, सो अभी अभी के लिए अपना ये इलस्ट्रेशन यहीं पे एंड होता है। ये बताओ, अपने इलस्ट्रेशंस में और कुछ पेंडिंग है? एक होमवर्क दे दिया था मैंने, तो सारे इलस्ट्रेशंस हो गए? वेट वेट, अभी आप लोग एक काम करो, थोड़े से हमारे पेंडिंग पॉइंट्स जो है ना, वो हम लोग इसमें कंप्लीट करते हैं, बिकॉज आई डू नॉट वांट कि कुछ बच गया और जो पढ़ाना चाहिए था। आप लोग आपके नोटबुक में आ जाओ, और नोटबुक में, अच्छा पहले नोट्स में आओ, नोट्स में अलाउंसेस का चार्ट निकालो, उसमें लास्ट वाला पार्ट बताना बाकी है, फुल्ली एग्जाम का। चलो, नाउ लिसन केयरफुली, क्या बता रहा हूं, सुनो बच्चों, ध्यान दो। जो अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें टोटल 5 चीजें लिखी हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन से अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्स नहीं लगता है? सबसे फर्स्ट लिखा है अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जो जज है
उनका कुछ भी अलाउंस अगर दोगे तो वो सब अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड लिखा है अलाउंसेस पेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यूएनओ ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसका कोई एम्प्लॉय अगर इंडिया में है और अगर वो इंडिया में काम कर रहा है तो यूएनओ ने जो भी उसको अलाउंसेस पे किए वो हम लोग उस पर इनकम टैक्स नहीं लगा रहे, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज पब्लिक वेलफेयर, ओके, इसलिए उस पर हम लोग नहीं लगाएंगे टैक्स, ओके। तो अलाउंसेस पेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे कंपेंसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय अ जज। अब कोई भी टाइप का कंपेंसेटरी अलाउंस, ना व्हाट कुड बी कंपेंसेटरी अलाउंस, इसमें अलग अलग आपके अलाउंसेस हो सकते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली कंपेंसेटरी अलाउंस लिखा है वहां पे, है ना, कोई चीज को कंपेंसेट करने के लिए दिया है यहाँ पे, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस लिखा था देखो, सॉर्ट ऑफ दैट, मतलब हो सकता है उसका पोस्टिंग चेंज हो गया कहीं और उसको कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ना। सिटी चेंज होने की वजह से हो सकता है बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं, हर एक सिटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो अलग होता है, कुछ सिटीज सस्ते होते हैं कुछ महंगे होते हैं, तो ये जो भी अलाउंस जज को मिलता है वो क्या होगा, वो भी एग्जम्प्ट होगा। इसमें कीवर्ड्स मैं बता रहा हूं, आप देख लो, जज को जो भी बेसिकली जो भी अलाउंसेस मिलते हैं मोस्टली वो एग्जाम कर दिया, हाई कोर्ट के जज को एग्जाम कर दिया, यूएनओ ने जो पे किया वो भी एग्जाम्ट हो गया, फिर वापस कंपेंसेटरी अलाउंस की बात करें वो भी एग्जाम्ट है। देन देयर इज अनदर अलाउंस, यहाँ लिखा है समचुरी अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ समचुरी अलाउंस, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट सुन लो। बहुत बार क्या होता है, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको उनके पोस्ट की वजह से बहुत सारे जगह जाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को होस्ट करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन आ गया या फिर कोई और इंपॉर्टेंट पर्सन आ गया, कोई दूसरे कंट्री से कोई एक इंपॉर्टेंट कोई पर्सन विजिट करने के लिए आ गया, कुछ लोगों को उनको होस्ट करना पड़ सकता है, और वो होस्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर को होस्ट कर रहा है, तो अगर ऐसे जो भी वो खर्चे करेगा उनको होस्ट करने के, है ना, उनके उसके ऑफिस में कोई आ गया और उसको होस्ट करने का खर्चा वो अपनी जेब से दे रहा है, तो ये अलाउंसेस जो भी उसको मिल रहे हैं इन दिस रिस्पेक्ट वो सब एग्जाम्प्ट है, बिकॉज ही शुड नॉट पे ऑल दीज एक्सपेंसेस फ्रॉम हिज पॉकेट ना, क्योंकि ये सब उसके नेचर ऑफ पोस्ट की वजह से उसको होस्ट करना पड़ रहा है लोगों को। वहां पे लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो कि ये वो अलाउंस है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया जाता है, बिकॉज ऑफ देयर पोस्ट दे विल हैव टू होस्ट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल। समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कोई पॉलिटिशियन को, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन को जो दूसरे कंट्री से विजिट करने के लिए आ रहे हैं, है ना, हो सकता है कि उनके पोस्ट की वजह से उनको अलग अलग लोगों को मिलना पड़ रहा है, या फिर उनके पोस्ट की वजह से उनको बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करना पड़ सकता है, तो वो जो भी खर्चा है वो सब सेंचुरी अलाउंस के फॉर्म में उनको मिलता है, दैट इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स। अंडरस्टूड? ठीक है। एंड लास्ट बच्चों, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया। ये याद है क्या, वो श्रीलंका में जाके एम्बेसी में काम करा था, उसको जो भी अलाउंस मिला हमने सब एग्जाम किया, इनफैक्ट उसको सिर्फ बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है, उसको सारे परक्विजिट्स भी एग्जाम्ड होते हैं। इफ यू वांट टू मेंशन देयर वहां लिख सकते हो all the perquisites and all the allowances are exempt to such employees under section 10(7). All the perquisites and all the allowances, all the perquisites and all the allowances are exempt to such employees, are exempt to such employees under section कौन सा, 10(7). ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज डन। बच्चों अभी आप लोग एक काम करो, नोटबुक निकालो, नोटबुक में कुछ हेडिंग्स लिख दो, एकदम एंड में नोट्स क्या हो जरा, उसमें कुछ अग्निवीर का एक कॉन्सेप्ट है,
या देखो कंट्रीब्यूशन बाय सीजी टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, ऐसे लिखो हेडिंग, कंट्रीब्यूशन मेड बाय सीजी टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। ओके okay, अच्छा, एवरीवन प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मैं शॉर्ट में पहले इसका थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, बाद में जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत इजी है। इफ यू वांट इसका और छोटा सा कंसाइज समरी आप अभी लिख सकते हो। ओके देखो बच्चों, अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था, अग्निवीर, आपने सुना होगा यार, मेरे को लगता है कि बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था इसको लेके, है ना। जो आर्मी के लोग हैं वो बहुत गवर्नमेंट को बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे फॉर सच स्कीम। मैं क्या बता रहा हूँ एकदम अच्छे से केयरफुली सुनो। नाउ अग्निवीर एग्जैक्टली क्या है? अग्निवीर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो भी अपने आर्म फोर्सेस में जो सोल्जर्स जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं, जो नेवी में आर्मी में काम कर रहे हैं ना, उनको अग्निवीर बोल रहे हैं। ओके सो जो अग्निवीर का जो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा ऐसा है कि अग्निवीर कॉर्पस फंड बेसिकली, जो ये जो सोल्जर्स जो काम कर रहे हैं, इनका अचानक से अगर सपोज डेथ हो गया वॉर वगैरह में, है ना, तो उनके फैमिली वालों का थोड़ा टेक केयर करने के इंटेंशन से गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस किया था। और ये स्कीम के अंदर ये सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, ऑब्वियसली अग्निवीर मतलब ये गवर्नमेंट के लिए काम करे हैं, सारे आर्म फोर्सेस में जो भी लोग काम करते हैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे, गवर्नमेंट के लिए काम करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो गया, इनको सैलरी गवर्नमेंट से मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर है वो अपने जेब से कंट्रीब्यूट कर रहा है अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा, जैसे प्रोविडेंट फंड का था हिसाब, जैसे पेंशन का हिसाब था, जैसे अभी सुपर एनुएशन फंड का पड़ा, वैसे ही एक अलग से एक फंड है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही है, और जो अग्निवीर है, अग्निवीर मतलब जो एम्प्लॉई है, उसका भी सैलरी कट होके उस फंड में जमा हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, लुक एट दिस, इस तरीके से बता रहा हूं। तो एम्प्लॉयर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एम्प्लॉय के जगह हम लोग ये टर्म यूज कर रहे हैं अग्निवीर, बेसिकली दिस इज द एम्प्लॉय एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बिकम एम्प्लॉयर। अब क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल अपने पॉकेट से कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, कहां कंट्रीब्यूट कर रही है? इस फंड को बोलते हैं अग्निवीर कॉर्पस फंड। ओके सो ये फंड में इनके सैलरी से भी पैसे डिडक्ट होके जमा हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी जमा कर रही है। अच्छा, अपना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय इज इनकम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, एंड एनी कंट्रीब्यूशन डन बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज इनकम इज इन्वेस्टमेंट। ओके तो ये जो अग्निवीर ने जो कंट्रीब्यूट किया, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और जो एम्प्लॉयर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया, ये क्या हो गया? इनकम हो गया। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट देख लो, सुनो। ये बिकॉज दिस इज इनकम, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(1) परक्विजिट बोल के टैक्सेबल होगा पूरी तरीके से। ठीक है, और ये जो अग्निवीर ने जो अपने जेब से कंट्रीब्यूट किया, ये अमाउंट अलोंग विद दिस अमाउंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है ना, इसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80(c)(h). जब हम लोग 80(c)(h) ये सेक्शन पढ़ेंगे तब आपको ये सब समझ में आएगा। बट मैं क्या बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, हो क्या? एम्प्लॉय का इनकम है, उस पे क्या, उस पे टैक्स लगेगा। अंडर विच सेक्शन इट इज टैक्सेबल? 17(1) परक्विजिट है। सेक्शन 17 बेसिकली परक्विजिट की बात कर रहा है, आपको समझ में आ गया रहेगा अभी। और अग्निवीर जो एम्प्लॉय ने खुद ने जमा किया है, वो तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, उस पर तो टैक्स लगने का सवाल नहीं आता है, उस पर उल्टा डिडक्शन मिलेगा अंडर विच सेक्शन 80(c)(h). कैन यू रीड द एंटायर पैराग्राफ नाउ? पूरा पढ़ो। हाँ, उस पर भी डिडक्शन मिलेगा, पढ़ो ना, आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एक बार पढ़ो पूरा अच्छे से, पढ़ो फिर समरी बनाना और बेटर समरी बनेगा। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो।
समरी लिखना चाहते हो नोटबुक में आपके लिख सकते हो, चलो। डिडक्शन जो है वो अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं ज्यादा, बिकॉज एटीसीसीएच वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस जब डिडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तब। डिडक्शन का एक लिमिट है, बट स्क्रीनशॉट लेना है। एक वर्ड भी सुनाई नहीं दे तू क्या बोला, बट तेरे हरकतों से समझ में आया मेरे को। ले लिया स्क्रीनशॉट, सॉरी लिख लिया। हो गया क्या बताओ? ओके, चैप्टर खत्म करने की मेरी इच्छा नहीं है, बिकॉज एक दो चीजें और बता रहा हूं। ये पॉइंट पे आ जाओ। हाइलाइटर है, हाइलाइटर। हाइलाइटर लेके और बेसिकली मैं जो जो बोल रहा हूँ हाईलाइट करो, यहां आ जाओ। एक और ये हेडिंग लिखो नोटबुक में, एग्जाम्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन रिसीव बाय रिसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। नहीं, नोटबुक में हेडिंग तो लिखो पहले, हाईलाइट में करा के तुम्हें अभी क्या करना है। नोटबुक में हेडिंग लिखो प्लीज, पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए ना। हेडिंग लिख के पेज नंबर का रेफरेंस दे दो। ऑलराइट, सुनो बच्चों, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, वेरी वेरी इजी पॉइंट। क्या लेकर सुनो यहां से प्लीज बॉयज, ध्यान दो। ये देखो, एक एग्जाम्शन इन्होंने स्पेसिफाई किया है, एग्जाम्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय रिसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। नाउ पेंशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया यार, कम्यूटेड अनकम्यूटेड क्या करते हैं वी नो, ठीक है। बट बच्चों यहां पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बहुत अच्छे से सुनना। सपोज पेंशन रिसीव हुआ किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, वो इंडिविजुअल पहली बात तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पूरा सुन लो बाद में हाईलाइट करो। सेकेंड थिंग, वो पर्सन को ये अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ठीक है। ये जो भी अवार्ड्स हैं दीज आर गैलेंट्री अवार्ड्स। बेसिकली गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, बहादुरी के लिए, राइट। सो ये अगर सपोज इनको ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिल रहा है, यहां नीचे एक बहुत सही इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल, डेथ के बाद ये पूरा पैसा पेंशन का किसको मिलेगा? फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। तो फैमिली मेंबर्स के हैंड्स में जो पेंशन का अमाउंट जो मिल रहा है वो एग्जाम कर दो। क्या करना है? वो एग्जाम करना है। यहां लिखा है एनी इनकम बाय वे ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव बाय एनी मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है, वो एग्जाम हो जाएगा। अब फैमिली में कौन कौन आता है? इसमें आएगा स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, और लिखा है नेक्स्ट पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स जो डिपेंडेंट है। आपने देखा होगा यहाँ पे हमने सैलरीज में बहुत जगह फैमिली वर्ड को इस तरीके से ही एक्सप्लेन करता हुआ देखा है। स्पाउस और चिल्ड्रन तो ऐसे ही आते हैं, और जो दूसरे लोग हैं पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड चिल्ड्रन, सॉरी पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये तभी आएंगे जब वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट, ठीक है। बाकी स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो बाय डिफॉल्ट आने वाली है, ये लोग डिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट का मतलब होता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देम। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूं सुनो बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, कोई सपोज कोई सोल्जर है, उसको ये सब रिकॉग्निशन दिया गया है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र, और उसकी डेथ हो गई वॉर में या फिर कोई ऐसे ही लड़ते लड़ते डेथ हो गई, राइट।
सो उसकी वजह से अब गवर्नमेंट जो पेंशन का पैसा दे रही है वो ऑब्वियसली उसके फैमिली वालों को जाएगा। तो फैमिली वालों को जो पेंशन का पैसा मिल रहा है इट इज कंप्लीटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, बिकॉज ये चीजों का रीजनिंग बहुत सही है जो ऑलरेडी लिखा है, मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गैलेंट्री अवार्ड है और फैमिली वालों को जो पैसा मिल रहा है इट इज कंप्लीटली एग्जाम। फैमिली में कौन कौन आता है? वही सब है जो हमने पूरा सैलरीज में पढ़ा है ना, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, और ये सब डिपेंडेंट है तो ही हम लोग एग्जामेशन देंगे। इज इट इजी? और ये कोई भी रीजन रहो, ओल्ड रहो न्यू रहो, सबको एग्जामेशन है। क्लियर है? तो जो जो मैंने हाईलाइट किया हाईलाइट कर लो। कर लिया? ऑल राइट। और क्या बचा है? और क्या बचा है? हाँ चलो ठीक है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। यही ना? ठीक है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ सकते हो बट खुद से। उसके नीचे के, हाँ वही वही पॉइंट पा रहा हूं, इसके नीचे। अच्छा ये वाला। ऑल राइट, एक सेकंड रुक जाओ, ये पढ़ते हैं। एग्जामिशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू डिसेबल्ड पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस हु हैव बीन इनवैल, क्या लिखा है? इनवैलिडेट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी, अच्छा ठीक है, अट्रीब्यूटेबल टू और अग्रीवेटेड बाय सच सर्विस। पढ़ लो ना एक बार क्या बोल रहे थे, देखो नीचे एक लाइन का समरी लिखा देता हूं आपको। ओके, शॉर्ट में बता रहा हूं, सुनो बच्चों, बेसिकली क्या है पता है आपको, बस इतना ही हाईलाइट करना है बस। एग्जामिशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू डिसेबल्ड पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस हु हैव बीन इनवैलिडेड ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी अट्रीब्यूटेबल टू और अग्रीवेटेड बाय सच सर्विस। यही है, ये कोर लाइन यही है, इसका मीनिंग बता रहा हूं सुनो। कोई बता सकता है क्या मीनिंग इसका? कोई आर्मी में था और डिसेबिलिटी हो गई, आर्मी में था, फर्स्ट कंडीशन, डिसेबल हुआ काम करते करते, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क अगर वो डिसेबल हो गया, ठीक है, सिर्फ वॉर में कोई अगर आर्म सोल्जर डिसेबल हो गया और डिसेबिलिटी के चक्कर में अब उसको सर्विस से डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं इनवैलिडेट। समझ में आया क्या? उसका जॉब क्यों गया? बिकॉज ही इज नाउ नॉट फिट फॉर द जॉब, क्योंकि डिसेबिलिटी हो गई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जॉब। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है, से इमेजिन करो कि वॉर में लड़ते लड़ते कोई सोल्जर के हाथ या पैर अभी काम नहीं कर सकते हैं और उसको जॉब छोड़ना पड़ रहा है मजबूरी में, तो इस चक्कर में अब उसको जो पेंशन मिल रहा है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। वो एक लाइन में पूरा मीनिंग समझ रहा है, आगे का पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाईलाइट कर दिया उसको? वेरी गुड। रुक जाओ, अभी मैं आपको एक दो चीजें और बताना है यार। होटल का एक वहां पे पॉइंट लिखा था, होटल का, सारे पॉइंट चाहता हूँ, रुको। क्रेडिट कार्ड बताया क्या मैंने? क्रेडिट कार्ड हो गया ना? सारे देख रहा हूँ, रुक जाओ। नहीं ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मेडिकल फैसिलिटीज का। और ऊपर है होटल का। हाँ, ये एक नाम लिखो, वैल्यूएशन रेस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन इन होटल।
वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन इन अ होटल। ठीक है बच्चों, मीनिंग बहुत सिंपल है, परक्विजिट बेनिफिट एम्प्लॉई को मिल रहा है। ओके और देख लो यहाँ लिखा है अकोमोडेशन इन होटल अदर देन प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज ऑन ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर करना पड़ रहा है उसको, और ट्रांसफर के चक्कर में उसको कोई होटल में स्टे करना पड़ रहा है, और इसके रेस्पेक्ट में परक्विजिट है। समझ में आया क्या? दिस इज नॉट एन अलाउंस बट दिस इज अ परक्विजिट। ओके, किसी होटल में रुकना पड़ रहा है एम्प्लॉई को, और उसका जो परक्विजिट है वो आप कैसे वैल्यू करोगे वो यहां लिखा है। ठीक है, इट शैल बी लीस्ट ऑफ द टू, ये दो चीजों का लीस्ट है। 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल होटल चार्जेस विच इज लेस, ये दो में से जो लीस्ट अमाउंट आ रहा है वो आपका परक्विजिट का वैल्यू होगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ लिखा है रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉई शैल बी रिड्यूस। मतलब ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉई ने कुछ रेंट अपने जेब से पे किया तो उतना परक्विजिट का वैल्यू टू दैट एक्सटेंट कम हो जाएगा, जो हम लोग हर बार करते भी है। और सैलरी का मीनिंग क्या क्या है? सेम आपका जो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए जो सैलरी लिखा है वैसे ही। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब जो आपका उसमें सब आता है, उसमें सब आता है, सेम ट्रीटमेंट यहां लिखा है, घर के जगह होटल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कैसे चेंज होगा? 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल होटल चार्जेस विच एवर इज लेस। समझ में आया क्या? एवरीथिंग एल्स इज एट पार विथ अकोमोडेशन वाला कैलकुलेशन। सैलरी इज सिमिलर टू अकोमोडेशन। ओके, इसका एक भी एडजस्टमेंट पूछा नहीं है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसमें क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ वही आ रहा हूं। पहले ये पॉइंट देखो, फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। वेरी लॉजिकल पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये भी एक परक्विजिट है। फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। बच्चों एक क्विक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से आंसर करो। फूड अलाउंस क्या करोगे? हाँ, फूड अलाउंस टैक्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो अलाउंस है, और अलाउंस के चार्ट में लिखा भी है। ठीक है, प्लीज मेंशन योर फूड अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। फूड अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। लिखा? ओके, एक और काम करो, ये हेडिंग लिखो आपके नोटबुक में और रेफरेंस दे दो। होटल का हेडिंग लिखा था क्या? इसका हेडिंग लिखो। ठीक है, अच्छा ना प्लीज लिसन बच्चों, ये देखो क्या बता रहा हूं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई। अब आप लोग थोड़ा इमेजिन करो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कुछ स्नैक्स हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि टी कॉफी ये सब चीजें हो गई। ठीक है, ये सब चीजें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को प्रोवाइड कर रहा है। इज इट नॉर्मल? हाँ है ना? स्टूडेंट्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं यार, तो एम्प्लॉयज को तो प्रोवाइड करना बहुत नॉर्मल ही है। कभी कभी पिज्जा आ रहा है, कभी नेचुरल से आइसक्रीम आ रही है। मैंने कभी खिलाया होगा ना तुम लोगों ने, मेरे को लगा ऐसा। कभी कोल्ड कॉफी आ रही है। चलो सिचुएशन टू, कभी ये वाले से चाय आ रहा है, क्रीम रोल आ रहा है। सिचुएशन टू पहले पढ़ते हैं, इट्स वेरी इजी। क्या लिखा है? वेर टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। टी और स्नैक्स वर्किंग आवर्स के दौरान अगर प्रोवाइड किए गए, कुछ भी रिफ्रेशमेंट्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स, तो भाई इसमें एम्प्लॉई का कुछ बहुत बड़ा फायदा नहीं हो गया, वो काम कर रहा है यार, है ना? तो यहाँ लिखा नील। बहुत सारे ऑफिस प्लेसेस पे कॉफी मशीन वगैरह होता है, और वो सब फ्री में प्रोवाइड होता है, एम्प्लॉई को जितना कॉफी पीना वो पी सकता है। और ये सब चीजों का परक्विजिट का वैल्यू नील है, बिकॉज इसको कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं है सच, काम का एफिशिएंसी बढ़ रहा है उसका। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं बच्चों? ये नील है। ठीक है, अब यहां क्या लिखा है देख लो, वेर फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। यहां क्या लिखा है? फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। बच्चों ये देख लो क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट ऑफिस
और बिजनेस प्रीमाइसेस और थ्रू पेड वाउचर्स विच आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल ओनली एट ईटिंग जॉइंट्स। मीनिंग क्या, सुनो, या तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्री फूड दिया, सिचुएशन 1 एंड 2 बोथ आर वेरी डिफरेंट ना। फ्री फूड मतलब प्रॉपर खाना हो गया, लंच हो गया, और यहाँ पे टी और स्नैक्स लिखा है। टी और स्नैक्स तो बहुत नॉर्मल चीज है यार, इसका परक्वेसिव वैल्यू क्या निकालोगे, अब जीरो है। ठीक है, सपोज खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहा है, अब आपको क्या लगता है, आप खुद ही थोड़ा दिमाग लगा के बता दो बच्चों, मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरा कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, विच वन ऑफ दीज टू इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। हम लोग हमारे ऑफिस स्टाफ को, बीसीए के ऑफिस स्टाफ को हम लोग चाय वगैरह रोज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नॉर्मल बात लगती है? या फिर हम लोग हमारे ऑफिस स्टाफ का रोज लंच का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये नॉर्मल है? टी और स्नैक्स नॉर्मल है यार, है ना। अब ये देख लो, टी और स्नैक्स बहुत नॉर्मल चीज है, हर ऑफिस का प्रैक्टिस होता है, इसलिए वैल्यू नील कर दिया सेकंड वाले केस में। बट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर पे चढ़ा के रखा है और उसको लंच वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लंच एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, अगर वो उसको ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहा है, कहां पे, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट ऑफिस और बिजनेस प्रेमाइसेस थ्रू पेड वॉचर्स, उसके ऑफिस में रोज उसको खाना खिला रहा है, इन दैट केस यहां लिखा है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सच एम्प्लॉयर, जो भी खर्चा उसने किया लंच वगैरह का, एज रिड्यूस बाय ₹50 पर मील, ₹50 पर मील का कट कर दो, एग्जाम्पशन है, बाकी उसके ऊपर का टैक्सेबल होगा। इमेजिन दिस, रोज का ₹100 का खर्चा कर रहे हैं खाने पीने की चीजों पे, ₹100 इंटू 30 से एक महीने का निकल रहे हैं, इंटू 30 कितना हो गया, 3,000। माइनस करो ₹50 हर मील का, पर मील, बेसिकली रोज का हर मील का अगर उसको ₹100 का मिल रहा है बेनिफिट और एक मील वो प्रोवाइड कर रहा है, माइनस करो 50 तो हाफ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ₹50 का एग्जाम्पशन है पर मील, बैलेंस अमाउंट इज टैक्सेबल। हाँ, ₹50 रे, वो रुपीज के सिंबल के आगे वो डॉट लिखा है, इट इज ₹50, इट इज नॉट 50 पैसे, वो ₹50 है, 50 पैसे मतलब यार काय निर्मलता ही है, ऐसा बोलना पड़ेगा फिर। ₹50 हो, समझ में आया क्या? अच्छा, लास्ट ये बी वाला पॉइंट देखो, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया और एंड ऑफशोर इंस्टॉलेशन। बच्चों इमेजिन करो, रिमोट एरिया में एम्प्लॉय का पोस्टिंग हो गया, वहां के खाने पीने की चीजें अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज वेरी ऑब्वियस यार, इट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब, उसको कहीं जाना पड़ रहा है तो नील कर दिया वैल्यूएशन। लॉजिकल है। बट अगर नॉर्मल रूटीन वर्क में उसको अगर लंच वो प्रोवाइड कर रहा है तो ₹50 के ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा पर मील। क्लियर? खत्म। रुको 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 रुको, क्रेडिट कार्ड बता दिया ना, क्लब फैसिलिटीज लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में करना है क्या? एक दो पॉइंट है छोटे छोटे, 10-15 मिनट लगेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको रैप अप करते हैं, विल स्टॉप। टेस्ट संडे को है ना भाई, हाउस प्रॉपर्टी पे। रुक जा थोड़ा, ठहरो जरा ठहरो।